मुंबई के बीकेसी में हर सुबह ठीक 9:10 पर एक लड़की फूलों की टोकरी लेकर उसी कांच की ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ी हो जाती थी। वह किसी को आवाज नहीं लगाती थी। वह बस एक काली मर्सिडीज का इंतजार करती थी। जैसे ही गाड़ी गेट के सामने रुकती, वह लड़की चुपचाप आगे बढ़ती, एक लाल गुलाब निकालती और कहती, आज भी एक ही लोगे या आज सच में खुशबू घर तक ले जाओगे? उस गाड़ी से उतरने वाला लड़का था आरव मल्होत्रा। उम्र मुश्किल से 28 साल। मुंबई की बड़ी कॉरपोरेट दुनिया का चमकता हुआ नाम। मल्होत्रा ग्रुप का वारिस। महंगी घड़ी, प्रेस किया हुआ सूट और चेहरे पर वही यकीन जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्हें कभी न सुनने की आदत नहीं होती। लेकिन उस फूल बेचने वाली लड़की के सामने आते ही उसका अंदाज बदल जाता था। वह रोज एक गुलाब खरीदता और वह लड़की रोज छुट्टे पैसे पूरे लौट आती। 1 रुपया भी ज्यादा नहीं रखती। पहले दिन आरव ने सोचा, ये बस एक अजीब आदत वाली लड़की है। तीसरे दिन लगा इसमें कुछ अलग है। 7वें दिन उसे महसूस हुआ कि वह लड़की फूल कम बेचती है, उस बिल्डिंग को ज्यादा देखती है, जैसे वह वहाँ रोज कुछ गिनती हो। गार्ड कितने हैं, किस समय गाड़ियां बदलती हैं, कौन किस दरवाजे से आता है और किस मंजिल की लाइट देर तक जलती रहती है। तुम रोज यहीं खड़ी रहती हो? एक सुबह आरव ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। कुछ हिसाब रोज का होता है साहब, वो एक ही जगह आकर पूरा होता है। नाम तो बताओ। नाम बदल जाने से कहानी नहीं बदलती। आरव हंस पड़ा। तो कहानी ही बता दो। लड़की ने गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया। अभी नहीं, अभी आप सिर्फ फूल लो। उसका नाम नैना था। कम से कम उसने यही बताया। सादी सूती सलवार, बालों में बिना बनावट की छोटी, माथे पर पसीने की बारीक चमक और आंखों में अजीब सा धैर्य। गरीब दिखती थी लेकिन टूटी हुई नहीं। उसमें एक ऐसी इज्जत थी जो खरीदी नहीं जा सकती थी। आरव अब रोज फूल खरीदने लगा। कभी गुलाब, कभी चमेली का छोटा गजरा, कभी गेंदे की माला। उसकी सेक्रेटरी तानिया ने मजाक में कहा, सर, ऑफिस में मंदिर खुलने वाला है क्या? आरव ने हल्की मुस्कान से बात टाल दी, लेकिन सच यह था कि उसे अब सुबह का इंतजार रहने लगा था। दूसरी तरफ नैना भी आरव को पढ़ रही थी। वह सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनती थी, उसकी चुप्पी भी तौलती थी। कब वह फोन काटते हुए चिढ़ता है, कब अपने पिता का नाम आते ही आंखें सख्त हो जाती हैं, कब अपनी कार से उतरते हुए ऊपर 4थी मंजिल की तरफ देखता है जहाँ कंपनी का पुराना आर्काइव रूम था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर गया था। बाकी फूल वाले जा चुके थे, लेकिन नैना वहीं खड़ी रही। आरव ने कार का शीशा नीचे किया और कहा, बैठ जाओ, भीग जाओगी। नैना ने सिर हिलाया। भीगने वालों को बारिश से डर नहीं लगता। जिद क्यों करती हो? जिद नहीं, आदत है। आधे रास्ते छोड़े नहीं जाते। यह पहली बार था जब आरव कार से उतरकर उसके पास आया। उसने अपनी छतरी उसके सिर पर कर दी। नैना ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर बोली, आप अच्छे लगते हो आरव जी, बस एक दिक्कत है। क्या? आपका नाम बहुत भारी है। आरव ने पूछा। और अगर मैं सिर्फ आरव लाल हूँ, मल्होत्रा ना आफरीन? नैना ने जवाब नहीं दिया। उसने बस आज का गुलाब उसकी जेब में लगा दिया। उसी शाम मल्होत्रा हाउस में डिनर टेबल पर चर्चा छिड़ी। आरव के पिता राजेंद्र मल्होत्रा पुराने खून वाले बिजनेसमैन, उनके छोटे भाई महेश मल्होत्रा कंपनी के सीएफओ, चालाक और हमेशा मुस्कुराते हुए जहरीले आदमी, दादी सावित्री देवी और महेश की बेटी तानिया जो ऑफिस में भी आरव के आसपास घूमती रहती थी। राजेंद्र ने कहा, अगले महीने दिल्ली में सिंघानिया ग्रुप के साथ अलायंस मीट है। मैं चाहता हूँ तुम संजना सिंघानिया से मिलो। आरव ने पानी का गिलास रखा। बिजनेस डील की तरह शादी नहीं होती डैड। महेश हंसा। प्यार व्यार वाली उम्र निकल गई आरव, अब परिवार का नाम संभालो। आरव ने ठंडी नजर से कहा, नाम मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कीजिए। महेश की आंखों में एक पल के लिए खटक सी चमकी। वह हमेशा आरव की इस सीधी रीढ़ से चिढ़ता था। 2 दिन बाद ऑफिस में गणेश चतुर्थी की पूजा थी। फूलों की सजावट का काम अचानक देर से पहुंचा। गेट पर खड़ी नैना को देखकर आरव ने खुद उसे अंदर बुला लिया। तुम कर दोगी? नैना ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, हाँ कर दूंगी। वह पहली बार उस बिल्डिंग के अंदर गई। उसकी चाल में संकोच नहीं था, जैसे वह कहीं नई नहीं आई, कहीं वापस लौटी हो। उसने पूजा के लिए गेंदे की झालरें बांधी, गणपति के सामने कमल सजाया और जब वह 4थी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंची, तभी उसकी नजर एक पुराने फ्रेम पर टिक गई। कंपनी की 15 साल पुरानी तस्वीर। बीच में राजेंद्र मल्होत्रा, दाएं तरफ महेश और पीछे एक आदमी जिसके चेहरे पर आधी परछाई थी। उस आदमी को देखते ही नैना की उंगलियां ठहर गईं। उसी पल पीछे से आवाज आई, यह महेश था। नैना ने तुरंत नजर झुका ली। गलत रास्ता पकड़ लिया था साहब। महेश की नजर उसके गले में पड़े छोटे से चांदी के लॉकेट पर जा अटकी। उसका चेहरा एक पल को फीका पड़ा, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नीचे जाओ और आगे से बिना पूछे कहीं मत जाना। नैना चली गई, लेकिन जाते जाते उसने सीढ़ियों के मोड़ पर रखे लोहे के पुराने ट्रंक से एक आधा जला हुआ कागज अपनी टोकरी के नीचे सरका लिया। उस रात आरव के फोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। फूलों की खुशबू देर तक नहीं रहती, लेकिन जले हुए कागज
बहुत देर तक सच छुपा कर रखते हैं। आरव ने तुरंत कॉल किया। नंबर स्विच्ड ऑफ था। अगली सुबह नैना गेट पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने सीधे पूछा, कल रात मैसेज तुमने भेजा था? नैना ने फूल बढ़ाया। मैं तो बस फूल बेचती हूँ। झूठ मत बोलो। झूठ तो बड़े लोग बोलते हैं आरव जी, छोटे लोग तो बस बचते हैं। तुम चाहती क्या हो? पहली बार नैना की मुस्कान गायब हुई। उसने धीमे से कहा, एक पुराना हिसाब, और वह मुड़ गई। अब बात आरव के सिर पर चढ़ चुकी थी। उसने अपने दोस्त कबीर को लगाया, जो पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था और अब डिजिटल इंटेलिजेंस का काम देखता था। पता करो ये लड़की कौन है, कहाँ से आती है, किसके लिए काम करती है। 2 दिन में जवाब आया। नाम नैना शायद असली नहीं है, कोई स्थायी पता नहीं। कभी दादर फूल मंडी में दिखती है, कभी सिद्धिविनायक के बाहर, कभी बीकेसी। लेकिन एक बात अजीब है, वह पिछले 4 महीने से सिर्फ तुम्हारी बिल्डिंग के सामने रेगुलर है। आरव का शक अब दिलचस्पी से आगे बढ़ चुका था। उधर नैना ने अपनी चाल तेज कर दी थी। दादर की एक पुरानी फूल दुकान में बैठे बूढ़े गोपाल काका ने उसे 1 कप चाय देते हुए कहा, ज्यादा पास मत जा बेटी, बदला लेते लेते लोग अपने ही दिल की आवाज खो देते हैं। नैना ने सख्ती से कहा, मुझे दिल नहीं, सबूत चाहिए। गोपाल काका ने उसकी तरफ वह आधा जला कागज बढ़ाया जो उसने पूजा वाले दिन निकाला था। उस पर कुछ नंबर थे, एक पुराना गोदाम कोड और नीचे आधी मोहर, मल्होत्रा एग्रो लॉजिस्टिक्स, नासिक यूनिट। अगर यह पूरा मिल गया, नैना बोली, तो कोई बचेगा नहीं। 3 दिन बाद आरव ने नैना का पीछा किया। वह लोकल ट्रेन से दादर उतरी, फिर पैदल एक तंग गली में गई जहाँ गोपाल काका की दुकान थी। आरव ने दूर से देखा, बूढ़ा आदमी उसे एक पुरानी फाइल दे रहा था। तभी सामने से एक ट्रक आया और आरव की नजर कुछ सेकंड के लिए छूटी। जब फिर देखा, नैना गायब थी। उस रात उसने पहली बार अपने पिता से सीधा सवाल किया, डैड, नासिक यूनिट में 15 साल पहले आग लगी थी। राजेंद्र का चेहरा तन गया। पुरानी फाइलें क्यों खोद रहे हो? बस पूछ रहा हूँ, महेश तुरंत बोला। एक अकाउंटेंट ने कंपनी का पैसा गलत जगह घुमा दिया था, मामला बंद हो गया। ऐसे कचरे में मत पड़ो। उस अकाउंटेंट का नाम? राजेंद्र ने खड़े स्वर में कहा। यह घर कोर्ट नहीं है आरव। जवाब टाल दिया गया और यही जवाब आरव को सबसे खतरनाक लगा। कुछ दिनों बाद संजना सिंघानिया मुंबई आई। परिवार ने जानबूझकर आरव को उसके साथ एक हाई प्रोफाइल डिनर पर भेजा। लौटते वक्त गेट पर नैना खड़ी थी। उसने दूर से आरव और संजना को साथ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा झटका आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आरव उसके पास आया। तुम्हें फर्क पड़ा? नैना बोली। मुझे सिर्फ उस दिन फर्क पड़ेगा जिस दिन सच मेरे हाथ से। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो? अगर करती तो अब तक कर चुकी तो हूँ। फिर? नैना उसकी आंखों में देखते हुए बोली। आपके घर की दीवारों में बहुत पुरानी राख फंसी है आरव, बस हवा लगने वाली है। और वह चली गई। अब खेल तेज हो चुका था। महेश ने तान्या के जरिए ऑफिस में यह अफवाह फैला दी कि आरव किसी सड़क पर फूल बेचने वाली लड़की पर फिदा है। बात घर तक पहुंची। दादी ने कहा, बेटा, गरीब होना बुरा नहीं, लेकिन बिना जड़ की लड़की घर में अशुभ होती है। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, अशुभ लोग कपड़ों से नहीं पहचाने जाते दादी। महेश ने उसी रात नैना पर नजर रखवानी शुरू कर दी। एक शाम आरव को कबीर का फोन आया। मैं नासिक यूनिट गया था, वहाँ का पुराना चौकीदार मिल गया, बालीराम। उसने एक लाइन कही है, सुनना चाहोगे? बोल। आग मालिक ने नहीं लगवाई थी, मालिक के साये ने लगवाई थी। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। अगली सुबह वह सीधे नासिक पहुंचा। बारिश के बाद की मिट्टी, टूटा हुआ गोदाम, जंग लगे शटर और सन्नाटे में बैठा बूढ़ा बालीराम। उसने आरव को देखते ही पहचान लिया। चेहरा बाप जैसा है, आंखें अलग हैं। आरव ने पूछा, यहाँ क्या हुआ था? बालीराम ने लंबी सांस ली। यहाँ आग से पहले कागज जले थे, फिर नाम जले, फिर आदमी। एक ईमानदार अकाउंटेंट था, ओम प्रकाश तिवारी। कहता था कंपनी में अंदर से चोरी हो रही है। वह फाइल लेकर मालिक के पास जाने वाला था। रात में गोदाम जला। सुबह खबर आई कि वही चोर था। फिर उसकी बीवी सदमे से गई, बच्ची गायब हो गई। मामला खत्म। मालिक कौन था? नाम राजेंद्र था, लेकिन उस रात आया उसका भाई था। आरव अब पूरी तरह हिल चुका था। मुंबई लौटकर उसने नैना को ढूंढा। वह उसी जगह खड़ी थी, इन जैसे सब सामान्य हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ओम प्रकाश तिवारी की बेटी हो? नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आखिर पहुंच ही गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे घर ने मेरे पूरे नाम से बड़ी चोरी की थी। तुम यहाँ क्यों आई थी? नैना ने टोकरी नीचे रखी। तुम्हारे घर से पैसा लेने नहीं, सबूत लेने। मेरे पिता चोर नहीं थे, उन्हें चोर बनाया गया। मैं यह नाम धोने आई हूँ। और मैं? नैना की आवाज पहली बार थोड़ी कांपी, लेकिन शब्द सख्त रहे। तुम रास्ता थे, बस। यह सुनकर आरव का चेहरा पत्थर हो गया, मगर वह सिर्फ टूटा नहीं। उसी पल कुछ और भी हुआ। उसने तय कर लिया कि अब वह खेल समझकर खेलेगा। उस रात उसने अपने घर के पुराने स्टोर, फाइल रूम और मंदिर वाले प्राइवेट चेस्ट तक सब देखना शुरू कर दिया। उसकी माँ की मौत के बाद उस कमरे को कोई हाथ नहीं लगाता था। चांदी के दीपक, पुराने खाते
लॉकर की चाबी और पूजा की चौकी के नीचे जड़े हुए लकड़ी के खांचे। वहाँ उसे एक पुरानी चाबी मिली जिस पर वही नंबर उकेरा था जो जले हुए कागज पर था। आरव ने चाबी जेब में रखी, तभी पीछे से आवाज आई, कुछ ढूंढ रहे हो? महेश दरवाजे पर खड़ा था। आरव ने सामान्य बनते हुए कहा, बस माँ की चीजें देख रहा था। महेश मुस्कुराया, पुरानी चीजें कभी कभी घर तोड़ देती हैं। ये धमकी थी, सीधी, ठंडी और साफ। अगले दिन नैना गायब थी। गेट पर कोई और फूल बेच रहा था। आरव ने गोपाल काका की दुकान पर जाकर पूछा। बूढ़े ने घबराई आंखों से कहा, उसे पुलिस उठाकर ले गई, कंपनी के डेटा चोरी के आरोप में। आरव समझ गया, चाल चल दी गई थी। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां नैना बैठी थी, लेकिन चेहरा झुका नहीं था। महेश का आदमी FIR लिखवा चुका था। आरोप था कि नैना ने मल्होत्रा ग्रुप से पुराने गोपनीय कागज चुराने की कोशिश की। आरव ने इंस्पेक्टर से कहा, यह केस अभी बंद होगा, कंपनी की तरफ से मैं लिखित दे रहा हूँ, कोई चोरी नहीं हुई। महेश को जब यह खबर मिली तो वह भड़क उठा। उसी रात उसने राजेंद्र से कहा, तुम्हारा बेटा कंपनी डुबो देगा। राजेंद्र ने पहली बार भारी आवाज में कहा, कंपनी को हमने पहले ही बहुत कुछ देकर बचाया है। यह सुनकर महेश कुछ सेकंड चुप रह गया, जैसे उसे डर हो कि राजेंद्र कहीं बोल ना पड़े। आरव ने नैना को स्टेशन से बाहर निकाला। दोनों देर रात सिद्धिविनायक मंदिर के पीछे वाली सड़क पर खड़े थे। ट्रैफिक कम था, हवा में अगरबत्ती और बारिश की मिलीजुली गंध थी। आरव ने कहा, तुमने कहा था मैं रास्ता था, ठीक है, लेकिन अब मैं खुद सच तक जाऊंगा, चाहे मेरे घर का कोई भी आदमी सामने आए। नैना ने पहली बार उसकी तरफ वैसे देखा जैसे किसी मोहरे की तरफ नहीं, बराबरी वाले खिलाड़ी की तरफ देखा जाता है। उसने धीरे से कहा, जला हुआ कागज असली सबूत नहीं है, वह चारा है। आरव सख्त होकर बोला, क्या? मेरे पिता बेवकूफ नहीं थे, उन्हें पता था फाइल छीनी जा सकती है, इसलिए उन्होंने नकली सुराग छोड़ा था। असली चीज कहीं और है, और मैं देखना चाहती थी कि उस नकली सुराग से सबसे ज्यादा डर किसे लगता है। महेश चाचा, हाँ, लेकिन अभी भी बस शक है, वार चाहिए। आरव ने पूछा, असली सबूत कहाँ है? नैना ने अपनी फूलों की टोकरी की तरफ देखा, जहाँ सबसे कम लोग सच ढूंढते हैं। अगले दिन मल्होत्रा ग्रुप की दिवाली इन्वेस्टर नाइट थी। 5 सितारा होटल, बड़े नेता, निवेशक, मीडिया, बिजनेस प्रेस सब मौजूद। मंच पर राजेंद्र मल्होत्रा को कंपनी की नई विस्तार योजना का ऐलान करना था। महेश पर्दे के पीछे बोर्ड पर पकड़ बनाने की तैयारी कर चुका था। अगर आज सब ठीक रहा तो वह कुछ महीनों में कंपनी पूरी तरह अपने हाथ में ले लेता। हॉल की सजावट का ठेका किसे मिला, ये आखिरी समय पर बदला गया। और मंच के पीछे फूल सजा रही थी नैना। तानिया ने उसे देखते ही तंज कसा, वाह, अब सीधे इस घर की किस्मत भी यही सजाएगी। नैना ने शांत स्वर में कहा, कुछ घर सजते नहीं, खुलते हैं। इसी बीच महेश ने सुरक्षा को इशारा किया, प्रोग्राम शुरू होने से पहले इस लड़की की टोकरी चेक करो, मुझे इस पर भरोसा नहीं। सुरक्षा गार्ड आगे बढ़े। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। राजेंद्र मंच पर जा रहे थे। संजना और उसका परिवार सामने की कतार में बैठे थे। मीडिया कैमरे घूम चुके थे। गार्ड ने टोकरी उठाई, ऊपर फूल थे, नीचे लकड़ी की मोटी तह। महेश ने कहा, तोड़ो इसे। जैसे ही निचली तह निकाली गई, उसके अंदर से एक पुरानी ऑडियो कैसेट, एक पेन ड्राइव और कंपनी की मुहर लगी छोटी लाल डायरी निकली। पूरा हॉल चुप हो गया। महेश गर्जा, देखा, मैंने कहा था ना, ये ब्लैकमेलर है। तभी हॉल के दूसरे छोर से आरव की आवाज आई, नहीं चाचा, ब्लैकमेलर वह होता है जो सच छुपाकर लोगों की जिंदगी खरीदता है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। वह अकेला नहीं था, उसके साथ कबीर था और नासिक वाले बूढ़े चौकीदार बालीराम भी। आरव मंच पर चढ़ गया। उसने माइक हाथ में लिया, आज नई योजना का ऐलान नहीं होगा, आज 15 साल पुराना हिसाब खुलेगा। राजेंद्र सन्न रह गए। महेश चीखा, आरव नीचे उतरो, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या कर रहे हो। आरव ने कहा, अब अंदाजा हो चुका है। उसने पेन ड्राइव स्क्रीन से जोड़ दी। पहले पुराने स्कैन किए हुए खाते खुले, फर्जी एंट्रियां, ट्रांसफर वाउचर, शेल कंपनियां। फिर वह पन्ना आया जिस पर ओम प्रकाश तिवारी की टिप्पणी थी। आंतरिक गबन का मुख्य हस्ताक्षर। MM हॉल में हलचल मच गई। महेश ने तिल मिलाकर कहा, ये सब नकली है। आरव ने सिर घुमाया, तो फिर यह भी नकली होगा। उसने ऑडियो चलाया। स्पीकर से टूटी हुई लेकिन साफ आवाज गूंजी, मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है। अगर यह रिकॉर्डिंग किसी दिन बाहर आए तो समझ लीजिए मैं जिंदा होकर भी बोल नहीं पाया। मैंने कंपनी के खातों में बड़ी चोरी पकड़ी है। राजेंद्र जी को बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है घर के अंदर ही कोई बहुत करीब का आदमी सब चला रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बेटी को ढूंढना। सच कागज में नहीं, उस मुहर में बंद है जो सिर्फ असली खाते पर लगती है। ऑडियो यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद दूसरी आवाज आई, महेश की, गुस्से में, दबे हुए सुर में, बहुत ईमानदारी चढ़ गई है तुझ पर। कल सुबह तक या तो फाइल गायब होगी या तू। पूरे हॉल में जैसे बिजली दौड़ गई। महेश पीछे हटने लगा। तानिया का चेहरा उतर चुका था। संजना और उसका परिवार उठकर किनारे हो गया। मीडिया कैमरे अब मंच पर टिक चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा वार अभी बाकी था। राजेंद्र मल्होत्रा धीरे धीरे आगे आए। उनका चेहरा बूढ़ा लगने लगा था। उन्होंने माइक लिया और कहा, यह सच है कि ओम प्रकाश चोर नहीं था। यह भी सच है कि मुझे पूरा सच देर से पता चला। और यह सबसे बड़ा सच है कि मैंने पुलिस को सब नहीं बताया। मैंने कंपनी बचाई, नाम बचाया, और उसी दिन मैं हार गया। महेश चीखा, भैया आप पागल हो गए हैं। राजेंद्र ने पहली बार उस पर गरज कर कहा,
कहा, पागल मैं उस दिन हुआ था जब मैंने भाई को कानून से बड़ा समझ लिया था। महेश भागने को मुड़ा, लेकिन बाहर पहले से पुलिस खड़ी थी। कबीर ने सबूत पहले ही आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिए थे। इंस्पेक्टर ने आगे आकर कहा, महेश मल्होत्रा, आपको धोखाधड़ी, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हॉल में जो लोग कुछ देर पहले नैना को शक की नजर से देख रहे थे, अब कोई उसकी आंखों में भी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महेश को ले जाया जा रहा था। तभी उसने नैना को घूर कर कहा, तू जीत गई समझती है? नैना आगे बढ़ी। उसकी आवाज धीमी थी पर हर शब्द साफ था। नहीं, मैं बस देर से पहुंचा हुआ सच हूँ। महेश चला गया। हॉल में सन्नाटा था। राजेंद्र ने नैना की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे पिता के साथ न्याय नहीं किया। जो सजा कानून देगा मैं स्वीकार करूंगा। नैना की आंखों में नमी थी पर आवाज मजबूत। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए थी। मुझे मेरे पिता का नाम चाहिए था। वह आज वापस मिला है। आरव धीरे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और अगर मैं भी उसी नाम के पीछे छिप जाता, अगर मैं भी अपने घर की तरफ खड़ा हो जाता? नैना ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, तो ये टोकरी आज सिर्फ फूलों से भरी होती, सबूतों से नहीं। आरव समझ गया ये उसका इम्तिहान भी था। राजेंद्र ने वहीं मंच पर घोषणा की कि वह चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कंपनी का पुनर्गठन होगा। ओम प्रकाश तिवारी के नाम से एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाएगा जो गलत तरीके से बर्बाद हुए छोटे कारोबारियों के मामलों को कानूनी मदद देगा। मीडिया ने इसे अगले दिन सुर्खियों में बदल दिया, लेकिन आरव ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। 3 हफ्ते बाद मल्होत्रा हाउस की नेम प्लेट वहीं थी, मगर भीतर का घमंड उतर चुका था। राजेंद्र जांच का सामना कर रहे थे। तान्या विदेश चली गई। संजना का रिश्ता खुद खत्म हो गया और आरव ने कंपनी की सबसे पहली मीटिंग में कहा, अब यह घर नाम से नहीं काम से बचेगा। उसने एक और काम किया। बीकेसी के उसी मोड़ पर जहां नैना रोज फूल बेचती थी, उसने उसके लिए दुकान नहीं खरीदी। उसने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? नैना ने कहा, दुकान नहीं, अपना नाम। कुछ महीनों बाद दादर फूल मंडी में एक नई दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, ओम प्रकाश फ्लावर्स एंड फ्रेग्रेंस। नीचे छोटे अक्षरों में, इज्जत उधार नहीं मिलती। उद्घाटन के दिन आरव वहां आया, बिना सूट, बिना दिखावे, सिर्फ सफेद कुर्ते में। उसने नैना से एक गुलाब लिया और पैसे बढ़ाए। नैना मुस्कुराई। आज भी सिर्फ एक? आरव ने जवाब दिया, नहीं, आज पूरी खुशबू चाहिए। नैना ने इस बार छुट्टे पूरे नहीं लौटाए। उसने एक सिक्का उसकी हथेली में रखकर कहा, बाकी हिसाब बराबर। आरव ने पूछा, सच में? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, कुछ हिसाब बराबर नहीं होते, बस उन्हें ढोना बंद कर दिया जाता है। दुकान के बाहर मुंबई की सड़क पहले जैसी भाग रही थी। लोकल की आवाज दूर से आ रही थी। मंदिर की घंटी बज रही थी और पहली बार इतने महीनों में नैना की आंखों में दर्द से ज्यादा सुकून था। आरव ने उससे कहा, मैं इंतजार कर सकता हूँ। नैना ने जवाब दिया, इस बार रास्ता लंबा होगा। आरव ने सिर हिलाया, मैं आधे रास्ते नहीं छोड़ता। नैना कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने टोकरी से एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में रखा। तो फिर इस बार शुरू से चलो। आरव, सिर्फ आरव। और वह पहली बार थी जब उसके नाम से मल्होत्रा हट गया और कहानी सच में शुरू हुई। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब है कि आपका दिल सच में अच्छा है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।